हेलो क्लास 8th, वेलकम टू जेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3rd। सो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं एंड आई होप कि आपने दोनों के दोनों लेक्चर बढ़िया ढंग से देखे होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 3rd की एंड यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में किस तरीके से, है ना, कौन कौन से लेवल है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, राइट। चलिए भाई, अच्छा तो पिक्चर से पहले देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले ये बता रखा है कि देखो हमारे पास एक सेल है, सेल से हमने क्या बना लिया, टिश्यू बना लिया, टिश्यू से हमने क्या बना लिया बेटा, ऑर्गन बना लिया, ऑर्गन से हम ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर हम पूरा एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम से फिर पूरा हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या इतना क्लियर है, ये बता दो जल्दी। ठीक है, ये प्रॉपर दिख रहा है, हाँ इतनी चीज़ें क्लियर है। तो कैसे हमने पूरा ऑर्गेनिजम्स रेडी किया, सबसे पहले सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो वी आर ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमारे सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, दैट इज सेल। ठीक है, सो द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स वे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम किससे मिलके बने हैं बेटा, हम सेल से मिलके बने हैं और सेल इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल आंखों से हमें दिखाई देते भी नहीं है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। जस्ट लाइक अ ब्रिक इन द बेसिक यूनिट ऑफ अ वॉल। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था ना कि हमारा जो घर है उसमें सबसे छोटी चीज जिससे पूरा का पूरा घर बन सकता है वो क्या होती है, दैट इज ब्रिक्स। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सबसे छोटी से छोटी चीज जिससे मिलके हम बने हैं दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, हम सेल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। जब एक जैसे, ठीक है, एक जैसे सेल को हम एक साथ रखेंगे तब जाके वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, तब जाके वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सिमिलर सेल्स, ठीक है, मेक्स टिश्यू। एक जैसे सेल ग्रुप होके टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, फिर डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन। ठीक है, और फिर जो टिश्यूज हैं वो ऑर्गेनाइज होके क्या बनाते हैं, वो ऑर्गेनाइज होके बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि कौन से ऑर्गन की बात हो सकती है यहाँ पे, जैसे किडनी है ना, हमारा ऑर्गन है, हार्ट है हमारा ऑर्गन है, लिवर है हमारा ऑर्गन है। तो इस टाइप के ऑर्गन को बनाया जाता है, कौन बनाते हैं, इस टाइप के ऑर्गन को टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, जब टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं तो वो इसी तरीके के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये ऑर्गन्स आपस में, और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ते हैं तब जाके बनाते हैं ये ऑर्गन सिस्टम। अभी किस टाइप के ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात चल रही है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब क्या है, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है ना, जो ऑर्गन से मिलके बने हैं एंड ये प्रॉपर तरीके से फंक्शंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेनी ऑर्गन। ठीक है, तो जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब क्या बनाएंगे बेटा, तब जाके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्लियर, एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और जब ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टरी है, सर्कुलेटरी है, ट्रांसपिरेशन है, ये सब के सब जब बेटा कंबाइन हो जाएगा तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म। सो वी आर दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बने हैं इन सारी चीजों से। क्लियर, लाइक अ प्लांट और एनिमल, सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, देखो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले हमारे पास सेल है, सेल से हमने बनाया टिश्यू, टिश्यू से हमने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन से हमने बनाया ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से यहाँ पे बन गया है ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो these levels of organization help us to understand how simple building block cell are coming together to form a complex living being। तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन से हमको क्या पता चलता है कि किस तरीके से सिंपल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एक छोटा सा सेल जिसको देख भी नहीं सकते हैं हम, है ना, उससे इतनी बड़ी ऑर्गेनिजम्स बन सकती है। ठीक है, तो ये अपने आप में ही कितनी बड़ी चीज है, राइट। क्या कभी कोई ऐसा सोच सकता है कि ऐसी चीज जिसको हम कभी देख नहीं सकते, है ना, जिसके बारे में पहले लोग जानते नहीं थे, जिसको हम देख नहीं सकते, उसी से हम मिलके बने हुए हैं। ठीक है, so the life of a complex living organisms being with a single cell egg, the egg of any organisms has an amazing ability to divide repeatedly to form a complete living being made up of many cells। तो देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है। सो वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो हम कैसे स्टार्ट होते हैं, हम एक सिंगल सेल से स्टार्ट होते हैं, एक एग से शुरू होती है हमारी कहानी। किससे शुरू होती है बेटा, एक एग से शुरू होती है। आगे जब आप कभी फर्टिलाइजेशन के बारे में सुनोगे, ठीक है, तो क्या होता है कि मेल स्पर्म, ठीक है, एंड फीमेल का एग जब मिलता है तो क्या बनता है, एक बनता है जाइगोट। तो पूरा एक एग की तरह होता है। तो हमारी जो कहानी है वो कैसे शुरू होती है, एक छोटे से एग से शुरू होती है और एक इतने बड़े इंसान के रूप में फिर हम जाने जाते हैं, है ना। So such living beings are called multicellular organisms और we are multicellular organisms। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हो, सेम टाइप के भी डिफरेंट टाइप्स के भी। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? यस, व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और व्हाट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए था कि मैम क्या ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल हो या फिर 2 सेल हो? यस, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बॉडी में वैसे ही फंक्शंस होते हैं जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन उनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है। कितने सेल प्रेजेंट होते हैं बेटा? उनके पास एक ही सेल प्रेजेंट होता है। क्लियर? Animals including humans and plants are all examples of the multicellular organisms। तो जो हम हैं, हमारे आसपास जितने भी आपको एनिमल्स नजर आएंगे, प्लांट्स नजर आएंगे, वो सारे के सारे मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्जाम्पल बताओ फटाफट से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, तो आप क्या एग्जाम्पल बताएंगे? आप बोलेंगे वी आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, हम हैं मल्टीसेलुलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ एवर हर्ड ऑफ, चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताई गई हैं विच यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत आगे तक आपके काम आनी है। ठीक है, अभी 8th क्लास में तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, आगे जाके जब कभी आप बायो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, बायो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे भी ये हेल्प करेगा, राइट। सो एवर हर्ड ऑफ द यॉर्क, द येलो पार्ट ऑफ एन एग? एग तो खाते होगे, ठीक है, या फिर अगर एग नहीं खाते होगे तो एग देखा होगा। ठीक है, बॉइल्ड एग देखो पहले। ठीक है, बॉइल्ड एग को बीच से काट दो तो आपको पता चलेगा कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, वन इज व्हाइटिश पार्ट एंड अनदर वन इज येलोइश पार्ट। ठीक है, तो जो येलो वाला पार्ट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? यॉक कहते हैं। सो द येलो पार्ट ऑफ एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज सिंगल सेल। तो ये जो है, देख रहे हो, ये जो है दिस इज कॉल्ड अ सिंगल सेल। एंड हमने भी बात की ना कि भाई सेल इतने छोटे होते हैं कि हमें हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देते, लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल कौन सा है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देगा? यस, एनी आइडिया कौन सा सेल हो सकता है लार्जेस्ट सेल? तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। क्या होता है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग के बारे में सुना तो है, कितना बड़ा ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो एक सेल है जो हमें हमारी आंखों से दिखाई देता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। ओके, so the largest known cell in the living world measuring about 130 mm to 170 mm in a diameter, इतना ये बड़ा होता है। and the egg contain extra non-cellular material, a shell of a protection and a white liquid that nourish the cell during its continued development। सो बेसिकली इनका जो फंक्शन है, इसके पास जो और भी चीज़ें हैं, येलो योक है एंड वाइटिश पार्ट है, दैट इज हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ द एग। ठीक है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे हम अगर बात करें कि भाई सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? यस, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है बेटा? तो दैट इज ऑस्ट्रिच एग। और सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको लिख ले हम।
सेल की अगर हम बात करें, कोई भी कभी भी पूछ सकता है ये, ठीक है, कि लार्जेस्ट सेल भाई कौन से होते हैं, तो कौन से बताओगे? हाँ, कौन से बताओगे? ऑस्ट्रिच का एग है। एंड अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्म, ये आपका स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 2.3, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स, ठीक है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से ही मिलके बने हो। हम तो भाई हजारों लाखों करोड़ों सेल से मिलके बने, लेकिन कोई ना कोई ऐसे भी तो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे ना जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं। यस मैम, होते हैं। दे आर सो स्मॉल, ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत 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 छोटे होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। सोचो ना, कोई एक सेल से मिलके बना है तो वो कितना ही बड़ा होगा। हाँ, अगर कोई एक सेल से मिलके बना है बेटा तो वो कितना ही बड़ा होगा, वो तो छोटू सा होगा, बहुत छोटू सा होगा, ठीक है, तो इतना छोटा होता है कि हमें हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देगा। क्लियर? एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद है फर्स्ट क्लास में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताया था, राइट? बताया था, नहीं बताया था? फर्स्ट क्लास में मैंने आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस बताया था, राइट? तो माइक्रो क्या होता है? बहुत छोटी चीज जो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। एंड मैक्रो क्या होता है? ऐसी बहुत बड़ी सी चीज, जैसे वी आर मैक्रो, ठीक है, एंड जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है दैट इज माइक्रो। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो बोलते हैं। Some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell. अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताना जरा सा कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि कुछ बैक्टीरियाज हैं एंड अमीबा। क्या नाम लेना है आपको? अमीबा। अमीबा इज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? अमीबा इज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बेटा? सो amoeba are made up of just one cell, unicellular. Other like some fungi and algae have many cells. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया एंड अमीबा आर यूनिसेलुलर। इसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगाई है एंड एल्गे है, ये मल्टीसेलुलर में आता है, ठीक है। They are found in all around us in water, soil, air and even inside our body. तो ये जो माइक्रोब्स है, ठीक है, ये जो माइक्रोब से आखिरकार कहाँ पाए जाते होंगे? हाँ, तो ये इधर ही पाए जाते हैं भाई, हमारे आसपास ही हमको मिलते हैं, ठीक है, हमारे आसपास ही हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। हवा में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, तो इन सारी जगहों पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आसानी से। बट दिखते थोड़ी है, ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो है ना ये, तो हमें आसानी से नहीं दिख पाएगा, ठीक है। सो बट वॉट डू देयर सेल लुक लाइक? बट इनका सेल आखिरकार दिखता कैसा होगा? हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वी हैव वेराइटीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के सेल के स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भाई ये जो अभी सेल के बारे में बात चल रही है, ठीक है, तो इनके सेल का स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा होता होगा? यस, सो आर दे लाइक द प्लांट एंड द एनिमल सेल वी जस्ट लर्न अबाउट, और आर दे डिफरेंट? तो देखो, जैसा अभी हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, क्या ये वैसा ही सेल होता है या फिर उनसे थोड़ा अलग होता है? यस, तो देखो वो स्पेसिफिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल थे, लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें डेफिनेटली अलग अलग टाइप के सेल के स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बेटा। टू ऑब्जर्व द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगेन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप। और अगर हमको सेल का स्ट्रक्चर देखना है, सो फॉर दैट वी नीड माइक्रोस्कोप। हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा? हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, विच मैग्नीफाइज देयर साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस। क्योंकि नॉर्मल आंखों से तो हमको नहीं दिखेगा, दिख जाएगा क्या आपको? नहीं दिखता है, बहुत छोटा होता है, कैसे दिखेगा? इसीलिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
Scientists have also created a low cost and foldable paper microscope और foldscope. तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा कि देखो माइक्रोस्कोप को ना हर जगह नहीं लेके जाया जा सकता, ठीक है, तो उसी के ऑल्टरनेटिव में क्या बना दिया साइंटिस्ट ने, फोल्डस्कोप बना दिया. तो फोल्डस्कोप क्या होता है, वो फोल्ड हो जाता है एंड उसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना माइक्रोस्कोप है, उसमें उतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है जितना माइक्रोस्कोप में होता है. क्लियर है बेटा? Right? Foldscope may not provide the same level of detail like high-powered laboratory microscope. However, these make microscope world accessible to many people. ठीक है, तो देखो फोल्डस्कोप का काम क्या है, अगर हमको थोड़ी सी चीज़ें जूम एनलार्ज करके वगैरह देखनी होगी तो उससे हमको चीज़ दिख जाएगी, बट एग्जैक्ट सारी डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग हम वहाँ से नहीं देख पाएंगे. फॉर दैट वी नीड माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसके लिए तो बेटा हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही पड़ेगी. आया, समझ में आया? लेकिन फोल्डस्कोप से क्या है कि वो उसको हर जगह लेके जाया जा सकता है, तो उससे भी चीज़ें हम देख सकते हैं, बट नॉट दैट एक्यूरेट. ठीक है, उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाएंगे. ठीक है बेटा? नाउ let us now take a closer look at the fascinating world of microbes. चलिए, so activity 2.4 है Let us observe pond water and stagnant water. चलिए, तो यहाँ पे हम दो टाइप के वाटर को ऑब्जर्व करेंगे. एक है हमारा यहाँ पे पॉन्ड वाटर एंड सेकेंड वन इज स्टेगनेंट वाटर. तो अब ये पॉन्ड वाटर क्या होता है, क्या होता है पॉन्ड वाटर, पॉन्ड का पानी, एंड स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, कहीं पे जमा हुआ पानी. इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, जो बहता हुआ पानी होता है ना वो साफ होता है, ठीक है, उसमें इतने बैक्टीरियाज आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे. लेकिन जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, यहाँ पे आपको बैक्टीरियाज वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा. क्लियर है? लाइक कंटेनर and collect ठीक है, take a container, collect a pond water or a stagnant water in it with the help of your teacher or elders. तो आपको क्या करना है, कंटेनर ले लेना है. एक कंटेनर में आपको पॉन्ड वाटर रखना है, ठीक है, बहता हुआ पानी रखना है, और एक कंटेनर में आपको कहीं पे जमा हुआ पानी उठा के उसके अंदर रख दो. ठीक है, यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड ऑफ अ स्टेगनेंट water on a microscope or a foldscope slide and put the cover slip and observe it under the microscope or a foldscope. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ड्रॉपर की हेल्प से, यू नो ना व्हाट इज ड्रॉपर, ऐसे छोटे बच्चों को दवाई पिलाने वाला ड्रॉपर भी होता है ना, ठीक है, तो वही है. तो यहाँ पे आप ड्रॉपर की हेल्प से क्या करेंगे, एक ड्रॉपर में क्या ले लेंगे, मान लो 2 ml 3 ml जितना भी पानी उसमें आएगा वो लेके स्टेगनेंट वाटर एक बार ले लेना है और एक बार पॉन्ड वाटर ले लेना. उसको आप ग्लास स्लैब पे रखोगे, उसकी स्लिट को कवर करोगे, फिर माइक्रोस्कोप या फिर फोल्डस्कोप की हेल्प से आप देखेंगे कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है. ठीक है बेटा? Now, observe the tiny organisms found in the pond or the stagnant water. तो वो आपको tiny organisms देखने के लिए definitely मिलेगा. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी में भी मतलब जो हमारा pond water है उसमें किसी भी टाइप का माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होगा, होगा. ठीक है, उसमें भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, बट उतने नहीं होंगे जितना हमारा स्टेगनेंट वाटर में प्रेजेंट होगा, जितना हमारा रुका हुआ पानी में प्रेजेंट होगा. ठीक है. Now, activity 2.5 is let us observe soil suspension. चलिए, तो यहाँ पे अब हम सॉइल के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सॉइल में भी जरा बैक्टीरिया ढूंढ ले. Now, take a beaker and collect some moist soil in from of the nearby field or a garden. आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट कर लेना है. ठीक है, आसपास की जगह से ही कलेक्ट कर लो, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है ना, कि मैम ने बोला है कि सॉइल को कलेक्ट करना, चलो वहां जाके हम सॉइल कलेक्ट करेंगे. नहीं, घर के आसपास के सॉइल कलेक्ट करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो. डू नॉट टच द सॉइल विद योर बेयर हैंड, यूज अ स्पून और अ ग्लव्स. ठीक है, तो स्पून से भर लो सॉइल या फिर ग्लव्स पहन के ऐसे भर लो सॉइल, तो कुछ भी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना कि खाली हाथ उसको हाथ लगा रहे हो. ठीक है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि काफ़ी सारे जर्म्स हो या फिर बहुत सारी उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैक्टीरियाज वगैरह कुछ भी हो सकता है. तो प्रिकॉशंस लेना बेटा आपका काम है, पहले ही आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा. ठीक. नाउ इसके बाद क्या कह रहे हैं, pour some water into the beaker and stir it with a glass rod. अब जिसमें आपने मिट्टी लिया था उसमें आपको क्या करना है, पानी डाल देना है. जैसे आप इसमें पानी डालोगे फिर आपको उसको स्टिर करते जाना, उसको चलाते जाना है. ठीक है. The liquid which may look dirty has very fine particle of soil and it is called soil suspension. तो देखो सॉइल मिल गया,
अब देखो जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, उतना ज़्यादा हमको लगेगा कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया। जितने ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, वो सीधा सीधा नीचे जाके जम जाएंगे और वी कैन से कि नीचे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, keep it aside for some time and let the mixture settle। तो आपने पानी डाला, अच्छे से उसको स्टिर कर दिया, कलर बिल्कुल डार्क हो गया। अब थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए उस पानी को अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दो, बिल्कुल परेशान नहीं करना उस पानी को। ठीक है, छोड़ दिया आपने। हाँ, अब उसके बाद क्या करना है मैम, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या करना है। फिर से आप ड्रॉपर लोगे, हाँ वही वाला ड्रॉपर जो ऊपर लिया था। ठीक है, आपने ड्रॉपर लिया एंड टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर एंड प्लेस द ड्रॉप इन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। ऊपर से, क्योंकि देखो ज्यादातर पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं, आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से ऊपर से आपको ड्रॉप लेना है। ठीक है, ऊपर से आपने यहाँ से ड्रॉप लिया और किस में डाल दिया, किस में डाल दिया आपने, वो जो आपके पास ग्लास स्लैब है उसमें डाल के कवर स्लिट लगा दिया और माइक्रोस्कोप से आप चेक करने के लिए चले गए, दौड़ दौड़ के चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ मैम, नाउ कवर इट जेंटली विद द कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। अब उसको देखो माइक्रोस्कोप से। ठीक है, कहाँ पे देखोगे बेटा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जर्म्स नजर आएंगे, बहुत सारे बैक्टीरियाज नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको जर्म्स नजर आएंगे, यहाँ पे भी आपको बैक्टीरियाज नजर आएंगे। You may observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4. This indicates that even soil suspension contains a variety of tiny creatures that cannot be seen with the unaided eyes. तो सॉइल में भी बहुत तरह तरह की आपको वेराइटीज देखने के लिए मिलेंगी। ऐसी वेराइटीज जो हमने सोचा भी नहीं होता है, वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यस, इसके अंदर भी बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ चल रही है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसके बारे में कभी हम सोचते तक नहीं हैं। ठीक है, The tiny creatures that cannot be seen with the naked eyes are called microorganisms, है ना। तो जो उसके अंदर पाया गया है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे कि yes they are microorganisms। क्या है वो, microorganisms है। Micro means very small, organisms means living beings, so that is called microbes। ठीक है, microbes बोल लो या फिर micro ऑर्गेनिजम्स बोल लो, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.6 लेट अस स्टडी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ग्रेड ए परफॉर्म एन एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो 8th क्लास में हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी विच इज गिवन इन 2.4 एंड 2.5। दे ऑल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशंस फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। तो जो भी एक्टिविटी है वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहाँ से ली है, लाइब्रेरी से ली है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने इंटरनेट से ली है। ठीक है, they recorded the data obtained after observing pond water in table 2.1 and data obtained after the observing soil suspension from table 2.2। ठीक है, तो इन्होंने जो एक्टिविटी की है वो वाटर के लिए की है एंड सॉइल के लिए की है। ठीक है, दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्होंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है, दैट इज प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगाई एंड बैक्टीरिया। तो ये सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको पानी एंड सॉइल में नजर आए हैं। ठीक है, यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर आपको भी इसी टाइप का ऑर्गेनिजम्स मिलता है जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो आप भी इस कैटेगरी में अपनी चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, नाउ टेबल 2.1 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। चलिए देखो, तो सबसे पहले क्या मिला है पॉन्ड वाटर में, पानी में इनको मिला है अमीबा, दैट इज प्रोटोजोआ। ठीक है, और अमीबा कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, मूविंग इरेगुलर शेप। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आड़ा टेढ़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमीबा कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको, हम अमीबा कहते हैं। उसके बाद और क्या चीजें मिली है पानी में, पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोआ का ही पार्ट है, पैरामीशियम। तो सिंगल सेल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो अमीबा भी हमारा सिंगल सेल था एंड पैरामीशियम इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। यहाँ पे पैरामीशियम भी हमारा क्या है बेटा, सिंगल सेल ही है। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और इनका जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, तो वो उनको मूव करने में हेल्प करता है। नाउ द थर्ड वन इज एल्गे।
तो सिंगल सेल लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट। तो ये जो एल्गे है ये ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि इनके पास एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इनके पास? इनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, और इनकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से इनका मूवमेंट होता है। ओके, क्लियर है इतना? क्लियर। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टेबल 2.2 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल सस्पेंशन, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं वो कहाँ पे देखे हैं? वो हमने सॉइल में देखे हैं, राइट। तो सॉइल में बेटा यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली हैं? सबसे पहला है हमारे पास फंगाई, दैट इज ब्रेड मोल्ड, ठीक है, फंगाई। तो इसका रिमार्क क्या है? ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो इनके पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रांच इनके पास इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इनके पास कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होता बेटा? इनके पास कोई भी क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज कॉल्ड फंगाई विच इज प्रेजेंट इन ब्रेड, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेड मोल्ड हो गया। नाउ सेकेंड है हमारा मोल्ड, दैट इज अगेन फंगाई, बट ये दूसरे टाइप का है। देखो इसमें क्या है? ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग अ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। उसमें क्या था? उसमें हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर था ब्रेड मोल्ड में, ठीक है, और मोल्ड में हमारे पास ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वो सेक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज एल्गे। सो आई थिंक यू गाइज हैव सीन एल्गे। तो स्पेरिकल होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट। तो इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो ये अपना खाना भी खुद बना सकता है। बना सकते नहीं बना सकता? यस मैम, ये अपना खाना खुद बनाएगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अपने अलग अलग शेप्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ बैक्टीरिया सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के होंगे, कुछ सर्कुलर शेप के होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप के होंगे। तो अलग अलग शेप के हमको बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। सो स्फेरिकल, कॉमा, स्फेरिकल और रॉड शेप, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड मेनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड दी सेल। तो ये अलग अलग टाइप के हमको बैक्टीरिया सेल देखने के लिए मिल जाएगा, बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स देखने के लिए बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है बेटा। इतना? यस, जल्दी बताइए, क्या इतनी चीज क्लियर है? नाउ डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं देखे हैं, या फिर इनसे अलग अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा है तो आप हमारे साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो मुझे कमेंट में कि यस मैम हमने इसके अलावा भी माइक्रोब्स देखे हैं, ठीक है, कहाँ देखे ये भी बताना। नाउ रिकॉर्ड इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन योर क्लास। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे एंड सारी की सारी चीज़ें आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है। नाउ Table 2.1 and 2.2, you have identified a variety of microorganisms. Yes, टेबल 2.1 से एंड 2.2 से हमने बहुत सारे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है बेटा। दे आर एवरीवेयर, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो भाई हर जगह मैं लिख रही हूँ ना, मेरे हाथ पे भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इस पेन पे भी कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। एंड वी कैन ओनली सी, और हम यहाँ पे क्या देखते हैं? यस, एनी आइडिया? हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जल्दी बता दो। वी कैन ओनली सी, क्या देख पाएंगे हम यहाँ पे? जो जिनका साइज जो है ना बड़ा होता है हम सिर्फ वही देख पाते हैं, जिनके छोटे साइजेस होते हैं ना वो तो हम कभी देख ही नहीं पाते हैं। क्लियर है इतना? छोटे साइज वाले माइक्रोब्स हम बेटा कभी नहीं देख पाते हैं, देख लेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ओके। अ डिवाइस दैट मैग्निफाइज देम 100 to 400 times through microorganisms are a small in size and they play an important role in our lives. So basically माइक्रोस्कोप से वो छोटी से छोटी चीज को कितने गुना enlarge कर देता है? 100 से 400 गुना बढ़ा देता है, और तब हम चीज़ों को बहुत क्लियर वे में देख पाते हैं। एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती, ये हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, हमारे पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है बेटा? नाउ एवर हर्ड ऑफ, चलिए तो यहाँ पे वायरस के बारे में बात की जा रही है। क्या कभी आपने वायरस के बारे में सुना है? डेफिनेटली सुना होगा, ठीक है। जब सुना होगा ना, अपने आप बहुत छोटे रहे होंगे, कहीं आई थिंक आप 4th 2nd क्लास में तब रहे होंगे जब कोविड आया था, तब याद है।
सो वायरस तब आपने वहां पे नाम सुना होगा. वायरस आर माइक्रोस्कोप एंड ए सेलुलर. वायरस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर इन अ लिविंग सेल. तो देखो वायरस की कहानी क्या है, दिखने से कितना खतरनाक लग रहा है ये, है ना, कितना डेविल लग रहा है, कितना खतरनाक लग रहा है. तो बेसिकली ये जो वायरस है इसकी कहानी क्या है, अगर वायरस नॉन लिविंग पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो डेड की तरह काम करेगा, नॉन लिविंग की तरह काम करेगा. लेकिन अगर वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जाके बैठ गया तो वो किसकी तरह काम करेगा बेटा, लिविंग की तरह काम करेगा, और वो फिर धीरे 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 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा. ठीक है, तो वायरसेस आर माइक्रोस्कोप एंड ए सेलुलर. वायरस मल्टीप्लाई, ठीक है, वायरस क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से. When they enter a living cell, they may infect plant, animal और bacterial cell and may cause a disease. ठीक है, तो अगर कहीं पे भी किसी पे भी ये वायरसेस आ जाते हैं तो वो उसको बीमार, बहुत बीमार कर देते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया, कुछ भी हो, सबको बीमार कर देते हैं. एंड इट कॉज डिजीज, वो उनको डिजीज भी कॉज कर देते हैं. ठीक है बेटा, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं बच्चे? नाउ यहां तक हो गया क्या? तो अब यहां से हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स. ठीक है, हम माइक्रोब्स से किस तरीके से कनेक्टेड है, यहां से हम कब से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे. एंड अगर हम देखें तो क्या हमारा चैप्टर जो है, ये खूबसूरत सा जो चैप्टर है, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा. चलो देखो, पूरी कोशिश करेंगे हम, कि लगता तो नहीं है, हाँ हो जाना चाहिए वैसे तो. ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दें. राइट, क्या कहते हो? ठीक है, तो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं, ये बता दो. इसको क्या हो गया? चलो ठीक है. अब बेटा देखो, आपको जो भी डाउट होंगे ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा. ठीक है, क्योंकि जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. राइट, तो आपको डाउट पूछना ही पड़ेगा. क्लियर है? चलिए, तो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.